बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट। कल हमने स्टडी किया था स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो दो फॉर्म में आ सकते हैं। तो वो स्केलर क्वांटिटी में दे सकते हैं जो कल हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और फाइनल रिजल्ट हमें वेक्टर मिले तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो वेक्टर प्रोडक्ट है। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह जो हमने कल स्टडी किया था स्केलर प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो एंगल है वो हमेशा कॉस यूज करते हैं, और जो कि आज हम जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसमें हमेशा साइन यूज करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले डिफाइन इसकी देख लें, बिल्कुल सिंपल सी है। वो क्या कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट यानी कि अगर दो वेक्टर का हासिल ज़रूर आपके पास क्या दे, वेक्टर क्वांटिटी दे, तो आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी हम दो वेक्टर ले सकते हैं किसी प्लेन के अंदर। तो वेक्टर ए एंड बी दोनों वेक्टर लिए हैं और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको हमने कह दिया कि लेट्स के वो थीटा है। अब उसकी जनरल फॉर्म जो हमने कल स्टडी किया था वो ए डॉट बी थी। तो अब ये क्या आएगी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, वो एंगल जो इन दोनों वेक्टर के दरमियान बनता है। और ये जो 7 n आया है ये यूनिट वेक्टर है। चूंकि यहाँ तक अगर इस यूनिट वेक्टर को हटा दें तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमारे ऊपर प्रॉपर्टी क्या है मौजूद है कि वेक्टर प्रोडक्ट वो होता है जिसमें आपके पास दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये यूनिट वेक्टर है। फिर ऐसे ना यूनिट वेक्टर मीन कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। सिंपल डायरेक्शन बताना के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। वो कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिस प्लेन के अंदर हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी ड्रॉ किए हों। अगर हमने एक्स वाई के अंदर ड्रॉ किए हुए हैं अपने दो वेक्टर, तो जो हमारे पास एन यूनिट वेक्टर होगा वो एक्स और वाई के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें आगे देखते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है, इंपॉर्टेंट कि आप डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। और राइट हैंड रूल इसके अंदर पहले देख ली करना क्या है। हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये उनकी जो हेड है और ये टेल है। तो हमने दोनों की सिंपल टेल मिलानी है। क्या मिलानी है, मतलब कि इस तरह वेक्टर ए है आपके पास और इस तरह वेक्टर बी है, इस तरह ना नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दोनों की जो आपके पास टेल्स हैं उनको ज्वाइन करना है, सबसे पहला काम। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, ज्वाइन द टेल ऑफ द ए एंड बी। ये दोनों वेक्टर की आपने टेल को ज्वाइन करना है, जिस तरह की इस फिगर के अंदर ड्रॉ किया हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपने इस तरह करना है। फिर वो कह रहे हैं रोटेट वेक्टर ए इनटू बी। अब वेक्टर ए को आपने रोटेट करके बी के ऊपर लेके जाना है, बी की तरफ लेके जाना है। जब आप बी का रोटेशन करना चाह रहे होंगे तो क्या होगा, कर्व द फिंगर्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, वो किस तरफ होंगी, जिस तरफ वेक्टर की रोटेशन हो रही है। तो आपके पास जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। तो जो आपका अंगूठा है थंब, ये किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ए क्रॉस बी की। ये आपने हमेशा यहाँ पे बहुत याद रखनी है। क्या करना है, दो वेक्टर थे तो उनकी दोनों की जो टेल्स हैं उनको आपस में मिलाया, फिर वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करना शुरू किया, और जिस तरफ रोटेशन होगी उस तरफ आपने अपनी फिंगर्स करनी है कर्लिंग। और आपके पास जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो आपके पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, या फिर आप इसको कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं आप। अब इसके बाद अगर एक और बात आपने याद यहाँ पर रखनी है, अगर तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं तो वो एंड पॉजिटिव होगी और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगी। और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं तो क्लॉकवाइज मतलब कि जिस तरफ आपकी घड़ी की इनके जो पिन्स हैं वो चलती हैं, जो आपके पास डिजिटल वॉच होती है, सॉरी एनालॉग। तो इसमें आपने बात याद रखनी है, जब भी आप क्लॉकवाइज आएंगे तो एंगल थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव रिप्रेजेंट की हुई है, चूंकि हमारे पास फार्मूला में देख लीजिए बी साइन ऑफ थीटा है। और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यूनिट वेक्टर
की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, मतलब कि बिल्कुल जो पहले मौजूद है उसके ऑपोजिट। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल इसकी टॉर्क है। टॉर्क आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मोमेंट आर्म एंड फोर्स होता है, ठीक है नहीं। देखें तो इसमें देखें दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिया तो आपके पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी या जो फाइनल क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर आएगी। तो टॉर्क इसकी एग्जांपल है। टॉर्क सिंपल है क्या, पोजीशन जो आपके पास मोमेंट आर्म है उसका पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसकी फोर्स के साथ। दूसरी एग्जांपल आपके लिए नई है चूंकि शायद आपने पहले इस तरह की स्टडी ना की हो। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो वो मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो फोर्स इसके ऊपर होती है F इज इक्वल टू Q इनटू V क्रॉस V। Q इज द चार्ज जो पार्टिकल हमारे पास मौजूद होगा उस पे, और V हमारे पास उसकी वेलोसिटी होगी, और जो क्रॉस B लिखा हुआ है ये B जो है आपके लिए नई चीज़ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या चीज़ है ये बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसकी एग्जांपल आ गई। फिर आगे एक और एग्जांपल है आपके पास, इसकी आप ले सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पूरी डिटेल से आप पढ़ेंगे आगे जब हम चलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, ये होता है आर क्रॉस पी। तो आर आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है और पी इज अ मोमेंटम। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। तो ये तीसरी एग्जांपल थी हमारी, लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक की। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी देखें, आपके पास दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास जो फाइनल क्वांटिटी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो अब हम इसके बाद जो स्टडी करेंगे वो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी किसी क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की। आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज हमने वेक्टर जो प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो पहली प्रॉपर्टी है वायलेशन ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ। तो देखें A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A हमारे पास आया था वहाँ पे जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा। कोई भी आप दो वेक्टर ले सकते हैं A B, तो उसमें अगर देखें तो वेक्टर A अगर B A क्रॉस B को प्रोडक्ट करें तो आपके पास आंसर आता है A B sin थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो जनरल जो फॉर्म है क्रॉस प्रोडक्ट की वो। अगर आप इसी को नोट करें, इसको क्वेश्चन नोट करें हमेशा, अगर आपके पास B क्रॉस A हो तो आपके पास इधर आएगा BA sin थीटा इनटू माइनस n। क्वेश्चन 2। तो इसमें क्या है कि जब आप A क्रॉस B लेते हैं जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर जो n होता है उसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन चला जाता है अगर आप B क्रॉस A लेंगे। तो जब भी आप इसका उलट लेंगे तो क्या होगा, आपके पास इक्वेशन 1 जो है वो इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आपने बात याद रखनी है कि ये माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि A क्रॉस B की डायरेक्शन अगर हम B क्रॉस A लेंगे तो बिल्कुल अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन अपोजिट का मतलब यूनिट वेक्टर n को अपोजिट करना होता है, ठीक है नहीं। क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन जाहिर कर रहा है, जो हमारे पास डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है वो क्या चीज है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वो कौन सी चीज जाहिर कर रही है, यूनिट वेक्टर n कर रहा है। अगर हम A क्रॉस B के लिए B क्रॉस A लेंगे तो ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन बताएगा। तो रिवर्स का मतलब यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे इसको प्रोग्रेस करके। तो यहाँ पे आप कहेंगे इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2। ये थी पहली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब कि आपके पास ये वेक्टर A हो और बिल्कुल 90 के एंगल पे आपके पास वेक्टर B हो। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अब 90 डिग्री का है। तो इसमें आप क्या करेंगे, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे आप, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन जो 90 पे होता है वो 1 होता है। तो
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साथ एन यूनिट वेक्टर इधर भी आएगा, तो इट मीन्स ये इक्वेशन ये कह सकते हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। कैसे मिलती है? मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। और इसी तरह अगर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आई जे के की फॉर्म की बात करें, अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो हम कैसे लेंगे? तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये लेते कैसे हैं? ये मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। आपने इसमें हमेशा कौन सी डायरेक्शन यूज करनी है? क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। इसको कहेंगे आई, इसको जे, इसको के। ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। अब आपने क्लॉकवाइज इसमें चलना है और आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। इस केस में एंगल के केस में आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है और इधर इस केस में क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर आई क्रॉस जे यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपके पास आंसर के आएगा। ठीक है। और अगर के क्रॉस आई करेंगे तो जे, याद रखना है। अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आएगा? यूनिट वेक्टर के आएगा। ठीक है नहीं? इसी तरह अगर आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? जे क्रॉस के इज इक्वल टू जे क्रॉस के तो आई। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह आप दे सकते हैं जिसको भी पहले देना चाहे। तो ये था हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर आपके पास वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो हम कैसे लेते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि उनमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको मिलती है। एक बात, एंगल परपेंडिकुलर में होता ही 90 का है, तो जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपके पास जो साइन 90 डिग्री है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी थी। अब हम इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। अब जो हमने ये जो हम स्टडी कर रहे थे कि अगर आपके पास आई क्रॉस जे हो तो पहले केस में तो के आता है। अगर हम इसके अपोजिट चलेंगे तो आपके पास सबके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है। अगर आई जे और के है तो अगर आप आई क्रॉस के लेंगे तो आंसर तो जे आएगा लेकिन माइनस में आएगा। क्योंकि जब भी मैंने कहा है कि आप जब आई जे के की बात करेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना है। ये बात याद रखनी है। इसी तरह के क्रॉस आई तो के क्रॉस जे सॉरी तो इज इक्वल टू माइनस आई। ठीक है। तो जे क्रॉस आई का मतलब जे क्रॉस आई हम इधर से इधर आए। इस केस में तो आपके पास के आंसर आएगा लेकिन साथ माइनस आएगा। तो जो इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है अगर आपके पास वेक्टर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल तो फिर क्या बनता है? उसी तरह पैरेलल में आपका जो एंगल है वो 0 होता है। ठीक है नहीं? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री साथ एन यूनिट वेक्टर आएगा इस केस में। तो सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइन है वो 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए क्रॉस जो बी है वो क्या आ जाएगा? 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास जो वेक्टर आया है वो नल वेक्टर आया है या एम्प्टी वेक्टर आया है। ठीक है नहीं? तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आप यानी कि 0 और इसके ऊपर वेक्टर की नोटेशन डाल के भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो ये कर दें चाहे तो ये कर दें। ये पैरेलल केस में है। साइन की वैल्यू फिक्स है कि साइन जब भी साइन 0 डिग्री लेंगे तो 0 वैल्यू होगी उसकी। ठीक है। अब हम इसी तरह एंटी पैरेलल की तरफ चलते हैं। पैरेलल तो कल भी मैंने बताया था पिछले टॉपिक में भी, अगर आपके पास दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर हों तो उनको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। उनमें एंगल का डिफरेंस नहीं होता। और एंटी पैरेलल वेक्टर ये होते हैं कि अगर आपके पास वेक्टर ए यानी कि लेफ्ट टू राइट है और फिर वेक्टर अगर बी किस तरह है? राइट टू लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो टोटल एंगल कवर किया था वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें अब हम एंटी पैरेलल केस स्टडी करेंगे। इसी तरह आप लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन इनटू 180 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर। अब हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एंटी पैरेलल, तो उसमें 180 होता है तो 180 डिग्री भी आपका साइन 0 उसकी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए क्रॉस बी लेते हैं और वो वेक्टर आपके एंटी पैरेलल होते हैं तो तब भी आपके पास 0 है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि 0 वेक्टर नल वेक्टर आएगा।
तो इसका मतलब है कि आपके पास जीरो वैल्यू तब होती है जब आपके पास वेक्टर पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल। ये कौन सा केस है? अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।